हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप राजभर और आज का ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जो कि अक्सर बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि भैया मैं क्या करूं। देखो, टॉपिक क्या है आपको थंबनेल से मिल गया होगा। आपने एक कंपनी बनाई होगी आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, कभी बनाई होगी। सपोज बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है, या हो सकता है 1-2 साल पुरानी कंपनी हो। जो भी सिचुएशन है, आपने क्या किया, कंपनी को एज इट इज छोड़ दिया है या फिर आप प्लान करो कंपनी को एज इट इज छोड़ देने का। दो सिचुएशन है बॉस। क्या सिचुएशन है? आपने बहुत पुरानी कंपनी बनाई थी और उस कंपनी को आपने एज इट इज छोड़ दिया है, आज तक कुछ भी नहीं किया। या तो अभी तक आप आज की डेट तक कंपनी रन करो और आप प्लान करो कंपनी को एज इट इज छोड़ देने। ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशन है, दोनों के बारे में मैं बताता हूँ। पहला सिचुएशन, मैंने कंपनी बनाई बहुत पहले, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2012-13 में कंपनी बनाई थी, 14 में कंपनी बनाई थी। एंड कंपनी का स्टेटस आज की डेट में स्ट्राइक ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बस? स्ट्राइक ऑफ। कंपनी का अगर मास्टर डेटा देखने जाओगे, यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ, एक नजर आपको दिखाई देता हूँ, फिर आप भड़क जाओगे। ये देखो कंपनी का मास्टर डेटा, व्यू कंपनी एलएलपी मास्टर डेटा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये सॉल्व करना होगा। 172 होता है ना? हाँ, 172 एम DWP। देखो ये सब कंपनियां दिख रही है, स्ट्राइक ऑफ लिखा हुआ है इस कंपनी के नाम के पीछे। अगर किसी कंपनी का आपका स्टेटस स्ट्राइक ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर आपका कंपनी के नाम के पीछे का स्टेटस क्या हो सकता है? एक्टिव हो सकता है। इस तरीके का स्टेटस है। आप देखो ये कंपनी कब बनी थी? 2010 में बनी थी, 2014 में स्ट्राइक ऑफ होगी। कब स्ट्राइक ऑफ हुई है? लास्ट 14 के फाइलिंग में, मतलब 14 के बाद स्ट्राइक ऑफ हो गई है, काइंड ऑफ। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, मतलब अगर आप चाहते हो उसको रिवाइव करना, सो आपके पॉकेट में मान के चलो 5 से 10 लाख का बजट होना चाहिए। ये हार्श है बट ट्रुथ है, ठीक है। अगर कोई प्रोफेशनल बोलता है मैं आपका ये कंपनी 1 लाख में ओपन करवा देता हूँ, सो मेरे को बताओ, कमेंट में बताओ, मेरे को भी उसका फोन नंबर दो। मेरे पास भी क्लाइंट्स है जिनको कंपनी रिवाइव करवानी है, ठीक है। जो भी है, 1 लाख में, 1.5 लाख में कंपनी रिवाइव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? रीजन समझो आप बात को। अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ हुई है, मतलब आपने नॉन कंप्लायंसेस किए, फाइलिंग, एनुअल फाइलिंग कंपनी का नहीं किया है कंटिन्यूसली 3-4 साल तक, 3 साल तक मिली, तो उसके बाद कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। अब अगर 3 साल तक आप कंप्लायंस नहीं करते तो 3 साल के लिए आपको पेनल्टी कुछ तो भरना पड़ेगा। कोर्ट में जो बंदा अपियर कर रहा है उसका कुछ ना कुछ फीस आएगा, कोर्ट का कुछ फीस आएगा, कुछ कोर्ट इम्पोज करेगा पेनल्टी। कंपनी रिवाइव होने के बाद, जिस दिन कंपनी आपकी रिवाइव हो जाएगी, उस दिन आरओसी बोलेगा कि हम आपकी आप कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कंपनी को रिवाइव करना है, हो गया रिवाइव। नाउ ये जो फॉर्म्स आपने छोड़ दिए थे, फाइल नहीं किए थे ना, उस फॉर्म को आप फाइल कर दो। अब अगर आप उस फॉर्म को फाइल करने जाओगे तो पर डे 100 रुपया एडिशनल फीस, दैट इज अ कंपल्सरी, वो लगना ही लगना है। वो पेनल्टी नहीं है, वो फीस है, 100 रुपया पर डे फीस है। तो आप अगर 10 साल पुराना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक एक फॉर्म का कॉस्ट जा सकता है। तो एक फॉर्म का कॉस्ट कितना आ रहा है? मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2 लाख तो आ रहा है। तो 4 लाख तो आपको 1 साल का कंप्लायंस करने में निकल गया, दैट विल बी द गवर्नमेंट फीस। तो ये इस लेवल का सिचुएशन हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो अगर आप कंपनी स्ट्राइक ऑफ से रिवाइव करने जा रहे हो तो पहले पहले अपने प्रोफेशन से पूछ लो, मेरे को एक फुल अमाउंट का ओवरव्यू दे दो। कोर्ट फीस कितना आएगा, आपका प्रोफेशनल फीस कितना आएगा, कंपनी रिवाइव होने के बाद जो आरओसी में फॉर्म फाइल होगा, आरओसी का फीस कितना आएगा। ये तीनों अगर स्टेप को आप कंसिडर करोगे तो आपका बजट 10 लाख तक पहुंच जाएगा, 5-10 लाख तक बहुत इजीली पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी को रिवाइव आप तभी करिए जब अब कंपनी के पास कोई मेजर एसेट्स पड़ा हुआ है। जैसे कोई जमीन आपने कंपनी के नाम खरीदा था और कंपनी बंद हो गई आपकी, कोई बहुत बड़ा बंगला है उस कंपनी के नाम पे और वो बंगला बंद हो गया। अगर आपको सिर्फ वो कंपनी का ब्रांड नेम चाहिए, जैसे मान लो इस कंपनी का ब्रांड नेम क्या है, संदीप कमोडिटीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरे को बस ये संदीप कमोडिटीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड मिल जाता तो ना मजा आ जाता। ये नाम, और एनसीएलटी ऐसे बेवकूफ नहीं बैठा हुआ है कि ओ आपको ब्रांड नेम चाहिए, सिर्फ नाम के लिए कंपनी रिवाइव करनी है, कर लो। अलाउ नहीं करता एनसीएलटी। एनसीएलटी भी पूछता है कि भैया तुम कहाँ थे 5 साल से, अभी तक क्यों नहीं आया रिवाइव करने, और ऑन व्हाट ग्राउंड, क्यों मैं इस कंपनी को रिवाइव क्यों करूँ। दैट इज द जेन्युइन क्वेश्चन, मैं इस कंपनी को रिवाइव क्यों करूँ। तुम बोलोगे सर मेरे को नाम मिल जाएगा, वहीं दौड़ा के मारेगा बेचारा तुमको, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मेरे को बस वो नाम चाहिए। यू हैव टू से कि सर मेरी कंपनी के पास अच्छा है, मेरी कंपनी कुछ लाइबिलिटीज है दैट आई हैव टू पे ऑफ, कुछ भी सर्कमस्टांसेस होने चाहिए दैट मस्ट बी जेन्युइन। ये सिर्फ नेम इज नॉट अ सफिशिएंट कि मेरे को वो नेम मिल जाता तो सर अच्छा लगता, वो नेम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। एंजाइटी नहीं एंटरटेन करता, ठीक है। कर सकता है हाँ,
एनसीएलटी इस बात पे भी एंटरटेन कर सकते हैं कि आपके नेम का जो इंटेलेक्चुअल राइट बन गया ना, वो नेम ब्रांड बन गया और बहुत तगड़ा ब्रांड बन गया। उस ब्रांड की वजह से आपका रिवाइवल इज सफिशिएंट वैलिड बनता है, तो एनसीएलटी कन्वेंस हो सकता है, ठीक है, बट यू हैव टू प्रूव दैट ब्रांडिंग। क्लियर। नेक्स्ट सर, व्हाट इफ कंपनी का स्टेटस एक्टिव है। अब जैसे मान लो ये कंपनी 2014 के बाद कोई फाइलिंग नहीं की है, तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22, 23, ये 24 चल रहा है ना, 10 साल, 14 से 24, 10 साल हो रहा है, गिन के भी बता दिया। अब इन 10 साल का फाइलिंग करना होगा। अब 10 साल का फाइलिंग मतलब 2015 का जो फाइलिंग होगा उसमें आप लमसम मान के चलो 2 लाख रुपए एक फॉर्म का गवर्नमेंट फीस आएगा, 4 लाख रुपए आ गया गवर्नमेंट फीस 2000 मतलब क्या 15 का, 2016 का अगेन 4 लाख, 2017 का अगेन। तो ये सिचुएशन करके इतना ज्यादा मैं एक लमसम आइडिया दे रहा हूँ, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिखा रहा हूँ। एग्जैक्ट अमाउंट के लिए यू हैव टू गो दिस सेक्शन। चलो और दिखाई देता हूँ एक बार, फिर तुम बोलोगे भैया आपने बताया नहीं। कंपनी आ गया यार, एफओ सर्विस, हाँ एफओ सर्विस में आओ, इंक्वायरी फी करना है, इंक्वायरी फीस V3 पोर्टल, ठीक है, इसमें जाओ, यहाँ पे कंपनी का अब इंक्वायरी फीस फॉर कंपनी, नेचर ऑफ सर्विसेज, आई वांट टू नो अबाउट द एनुअल फाइलिंग में आपको जाना होगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज, क्योंकि मेरे को ही पहुंचना पड़ता है। नेम रिजर्वेशन नहीं, फाइलिंग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट इंटीमेशन नहीं, एनुअल फाइलिंग, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका AOC 4 आएगा, ठीक है। पर्पस ऑफ फाइलिंग एडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिन नंबर ये आपको डालना ही पड़ेगा। डेट ऑफ इवेंट मैं दिखा रहा हूँ 2015 का, ठीक है। मान के चलो सितंबर 30 को एजीएम हुआ था। कैलकुलेट फीस, कितना फीस आ रहा है भैया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,29,000 रुपये इस फॉर्म का फाइलिंग फीस है। 400 रुपये नॉर्मल फीस था, 2,28,600 रुपया इज द एडिशनल फीस, ठीक है। 600 इज द एडिशनल फीस, 400 ऐड हो रहा है तो 2,09,000 हो जा रहा है, सॉरी 2,28,600 था, 2,29,000 हो जा रहा है, तो 2,29,000 विल बी द फाइनल फीस। ये आपका इस फॉर्म को फाइल करने का फीस आएगा, वो भी एक फॉर्म है। एक और फॉर्म जाता है MGT 7, यस अभी तो पुराने वाले में तो MGT 7 ही जाएगा, MGT 7 उसका भी फीस लगभग इतना ही आएगा। तो आपका ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 1 साल का फाइलिंग का फीस कितना हो गया आपका, 5 लाख रुपए। तो आप जितना भी पुराना सिचुएशन है, आप ये फाइलिंग फीस आप कैलकुलेट कर लो, देख लो पूरा तरीके से, तभी आप प्रोसीड कर पाओगे रिवाइव करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है सर, एक बार कंपनी स्ट्राइक अप हो गई तो उसको रिवाइव करने में कितना खर्चा आएगा। वहां पे आपका इस फीस के साथ, ये जो फीस आया ना, इस फीस के साथ कोर्ट फीस, जो एडवोकेट रिप्रेजेंट करा उसका फीस, जो पेनल्टी में भी इम्पोज हो सकता है वो तीनों 2-3 फीस और ऐड होगा। इसके साथ साथ ये ROC का फीस, इतना खर्चा होता है। और अगर कंपनी का स्टेटस एक्टिव है तो यहाँ पे जो फीस दिखा रहा है उतना आपको पे करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट वगैरह हुआ होना चाहिए उस टाइम। आई होप कि आपने ऑडिट वगैरह कराया होगा। अगर आपका ऑडिट भी नहीं हुआ है, आप बैलेंस शीट भी ऑडिटेड नहीं करवाए हो, तो इट इज इम्प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकेबल ही नहीं है कि भैया आप 2015 का ऑडिट इस मतलब ऑडिटेड फाइनेंसेस आज प्रिपेयर करवाओगे, ठीक है। तो आपको फिर एनसीएलटी का रूट लेना ही पड़ेगा। यू हैव टू गो एनसीएलटी की सर हमारा बुक्स फाइनलाइज नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट डेडलॉक, हमने फाइनेंस नहीं फाइनल कर पाए थे, प्लीज हमको गाइडलाइन दे दीजिए, हम अपना बुक्स फाइनल करना चाहते हैं। सो यू हैव टू गो अगेन एनसीएलटी, वहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर ऑडिटर आज की डेट पे सारा कुछ साइन करेगा एंड बाकी चीज करेगा। उस सिचुएशन में अगेन एनसीएलटी आपके ऊपर कुछ ना कुछ पेनल्टी इंपोज करेगा ही करेगा। तो बॉस अगर स्ट्राइक ऑफ हो गया है अल्टीमेटली वहां तो ज्यादा खर्चा आता है, बट अगर स्ट्राइक ऑफ नहीं हुआ है तो कम खर्चा आएगा, लेकिन आपका कुछ तो फीस वहां पे भी आ रहा है, ठीक है। अब आप आई सजेस्ट वन मोर थिंग, कुछ लोग ये सजेस्ट करते हैं कि काम करिए ना, आज की डेट पे ऑडिट करवा के फाइल कर दीजिए 2015 का फॉर्म या 2012 का फॉर्म, 2018-19 का फॉर्म, जो भी फॉर्म। एक बात याद रखिएगा, यूडीन आज की डेट पे जनरेट हो रहा है, आप 5 लाख रुपया फॉर्म के लिए भर रहे हो, 5 लाख भरने के बाद आप करेंट डेट पे यूडीन जनरेट कर रहे हो, दिस इज रॉन्ग, अलाउड नहीं है। क्यों? जिस दिन यूडीन 60 डेज के अंदर जनरेट किया जा सकता है, जिस दिन ऑडिटर ने साइन किया ना उसके 60 दिन के अंदर ऑडिटर यूडीन जनरेट कर सकते हैं। अब अगर 60 दिन के बाद यूडीन जनरेट हो रहा है तो पोर्टल अलाउ नहीं करता है, ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो वेबसाइट है वो अलाउ नहीं करता है 60 दिन से आगे जनरेट बाद का जनरेट करने के। तो 2015 का जनरेट नहीं करेगा, 2018 का जनरेट नहीं करेगा,
वो जब भी करेगा आज के डेट पे करेगा। और जब आपका बैलेंस शीट बनेगा ना, उसमें फॉर्म में साइन होता है, ठीक है, मतलब आपका बैलेंस शीट में साइन होता है, और जो एओसी 4 फॉर्म जाता है उस फॉर्म के अंदर भी पर्टिकुलरली डेट रहता है कि ऑडिटर ने किस डेट पे साइन किया। उस डेट को अगर आप करेंट डेट डालते हो, ठीक है, तो इसका मतलब है आपने अपना एनुअल जनरल मीटिंग ठीक से नहीं किया। ईजीएम का नॉन कंप्लायंस के लिए 5,000 रुपीज पर डे का पेनल्टी है। तो आप समझ रहे हो पूरा लूप में आप फंस जाओगे। अगर आप एनसीएलटी नहीं मूव करते हो तो ये पूरा लूप क्रिएट हो जाएगा और आप बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, व्हाट इफ मैंने अपनी एक, अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं। मैंने अपनी कंपनी बनाई, बहुत अच्छी चल रही है, अब मेरे को लगता है कि मेरे को कंपनी नहीं चलानी, मेरे को छोड़ देना है, ठीक है, तो मैं उसको क्लोज करूं या नहीं। अच्छा, एक और चीज, अगर कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं कंपनी को लिक्विडेट कर दूं, कंपनी को वाइंड अप में लेके जाऊं और फिर से नई कंपनी बनाऊं, उसी नाम से अलाउड नहीं है। एक बार कंपनी बन गई, बिगड़ गई, तो वो 20 साल तक वो नाम बर्बाद हो गया। वो 20 साल तक कोई नाम नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो बनती है, बंद हो जाती है, कुछ होता नहीं है। अब वो नाम ब्लॉक हो चुका है, वो ब्रांड नेम भले अच्छा हो, बट अब वो किसी को नहीं मिलेगा, और वो भी 20 सालों तक, ठीक है, जिस दिन स्ट्राइक ऑफ हुआ है उससे 20 साल तक। हाँ, दिस इज अलाउड कि जो कंपनी का डायरेक्टर, जो उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो नया कंपनी फॉर्म करके चलाए। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपका बहुत ज्यादा नॉन कंप्लायंसेस हो गया है बहुत, और कंपनी में कोई एसेट्स भी नहीं है, कंपनी का कोई बिजनेस नहीं था, कंपनी कुछ भी नहीं था, नो नथिंग, नील, इस सिचुएशन में डू वन थिंग, कंपनी को एज इट इज छोड़ दीजिए। इफ कंपनी एक्टिव है, प्रोसीड फॉर क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक ऑफ। अब स्ट्राइक ऑफ के लिए अगर आप प्रोसीड करते हो तो फिर भी आपको फाइलिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यू हैव अल्टीमेट ऑप्शन, इसी कंपनी को एज इट इज छोड़ दो, डायरेक्टरशिप चेंज कर दो, अपना एडमिन को डिसएसोसिएट कर लो कंपनी से, ताकि आपके ऊपर आगे के लिए कोई इम्पैक्ट ना आए। जब तक आप डायरेक्टर थे उस ड्यूरेशन में जो कर्म कांड आपने कर दिया वो तो कर दिया, भविष्य के लिए आप सेफ हो जाओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम गिविंग यू सजेशन। नेक्स्ट सर, अगर मेरे को कंपनी को एज इट इज छोड़ देना है तो क्या करूंगा? एज इट इज छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बट दैट कंसिक्वेंसेस मे बी हार्श। क्या कंसिक्वेंसेस होगा? कंपनी को छोड़ दिए, आपका डिन डिस्क्वालीफाई हो सकता है, पहला चीज। अगर आप सोच रहे हो कि सर मेरा डिन डिस्क्वालीफाई होगा ना, कंपनी से कनेक्टेड है, तो एक काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ, अपने आप को उस कंपनी में रिजाइन कर देता हूँ और किसी बूढ़ा आदमी को उठा के डायरेक्टर बना देता हूँ, और फिर मैं तो डिसएसोसिएट हो गया, मैं तो कंपनी में हूँ ही। उसके बाद नॉन कंप्लायंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर सकते हो, अलाउड है, ठीक है। ये एक काइंड ऑफ लूप होल हो गया, ये अलाउड है। आप अपने आप को डिसएसोसिएट कर लो, किसी और इंसान को बना दो, बहुत बूढ़ा आदमी, एकदम जस्ट 70-75 वाला आदमी हो, वैसा आदमी मिल रहा है तो बना दो डायरेक्टर उसका, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, शेयर भी ट्रांसफर कर देना है, सिर्फ डायरेक्टरशिप चेंज मत करिएगा, डायरेक्टर के साथ शेयर भी ट्रांसफर कर दीजिए कि भाई हमारा तो शेयर भी हट गया है। नेक्स्ट, कंपनी का कंप्लायंसेस 1 साल जरूर करिएगा। जिस साल आप छोड़ रहे सोच रहे हो कि आज अब हम बिजनेस नहीं चलाएंगे, नेक्स्ट ईयर, मतलब जो जिस साल आप बंद करो ना, उस साल का एनुअल फाइलिंग जरूर करिएगा, जिसमें आप शेयर ट्रांसफर पूरा दिखा दीजिए नए आदमी के पास, ठीक है, ताकि आप कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर किसी भी तरीके से कनेक्टेड ना रहो, ओके। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप शेयर होल्डर रहोगे, आपको भी नोटिस आ सकता है जिस दिन डायरेक्टर नहीं रहेगा उस दिन, ठीक है, कि भाई आप नया डायरेक्टर पकड़ो इस कंपनी का, ठीक है। तो ये सब कंसिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज हो सकता है सर? नया कंपनी अगर आप छोड़ना चाहते हो तो कंपनी को क्लोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्लोज करने के लिए 2 साल का नील फाइलिंग इज कंपल्सरी। कंपनी का 0 फाइलिंग होगा तभी कंपनी बंद होती है, अगर नहीं फाइलिंग हुआ है तो कंपनी क्लोज नहीं होती है। अब तुम समझो बात को एकदम क्लियर क्रिस्टल माइंड से। कंपनी को बंद करने के लिए 1 साल का करेंट ईयर का अगर आपका टर्नओवर 0 है और आप सोच लो कि कंपनी क्लोज कर दूं, आरओसी के पास पावर ही नहीं है इसको क्लोज करने का। क्यों? रनिंग बिजनेस, जो कम बिजनेस, ये जो आपका करंट ईयर में नहीं लेना, इसको बोलते हैं रनिंग बिजनेस। ये रनिंग बिजनेस को क्लोज करने के लिए आपको आईबीसी में जाना होगा, वाइंड अप करना पूरा पड़ेगा, कंपनी का पूरा लिक्विडेटर आएगा, सारा एसेट बचेगा, लाइबिलिटी बचेगा, भले कुछ हो ना हो, बट पूरा प्रोसेस, पूरा एक्ट बदल जाता है, पूरा सिचुएशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। अगर कंपनी को आप 2 साल तक नील कर रहे हो, कंपनी का कुछ भी नहीं, 0 ट्रांजेक्शन, नो परचेस, 2 साल तक, उसके बाद 3rd ईयर में आप जा रहे हो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए, तो ये आता है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी के जुरिडिक्शन में आता है, और आरओसी इसको फिर अप्रूव करती है, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग चीजें थी, तीनों चीज के बारे में मैंने बता दिया आपको वीडियो में। आप एकदम वाइजली आराम से सुनो, आराम से 1-2 बार रिपीट करके सुन लो। स्टिल अगर डाउट रह जाता है तो बॉस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करो, यू कैन गेट फ्री कंसल्टेंसी फ्रॉम आवर एंड। बट हाँ,
1 से 2 बार मैं बात कर पाऊंगा। आपकी जितने क्वेश्चन है पहले आराम से लिख लो, फिर एक बार में सारे क्वेश्चन को निपटा लो, बिकॉज आप हर आधे घंटे में फोन करके मेरे को पूछोगे, मैं नहीं उठाऊंगा फिर फोन, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता। आप व्हाट्सअप करो, आई रिप्लाई ऑन व्हाट्सअप। मैं दिन में तो नहीं, रात को ऑब्वियसली रिप्लाई करता ही हूँ। अभी के टाइम मैं बैठ के सबका रिप्लाई करता हूँ, 2:20 AM इस वक्त मैं भी बैठ के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यार इतना इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, ये जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया ना, सेम इन्फॉर्मेशन अगर मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट आके बैठता है तो आई विल चार्ज 1500 कंसल्टेंसी फी, दैट्स इट। सेम चीज, सेम इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, प्लस 1 मोर कंसल्टेंसी दैट इज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको थ्रू कॉल, थ्रू व्हाट्सएप, जो भी है आपको वहां से कंसल्टेंसी मिल जाती है। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी ना, क्या प्रॉब्लम है, बेनिफिट ही तो है आपके लिए, ठीक है। सेम चीज अगर आप मेरे ऑफिस आके बैठते हो, वहां जाके इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो ऑब्वियसली आई हैव टू चार्ज, ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जो भी है, कोई डाउट रहे कमेंट कर लो, लाइक प्लीज कर देना, सब्सक्राइब करके जाओ, अपने को मोटिवेशन आता है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।